9 जुलाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस वर्सेस मोरक्को क्वार्टर फाइनल मैच। अगर भारतीय समय अनुसार इसको देखेंगे तो 10 जुलाई हो चुकी होगी, क्योंकि रात को 1:30 बजे से ये मैच है और इस मैच में पूरी दुनिया की नजरें जो है एक बार फिर से किलियन एम्बापे पे होगी। मोरक्को की टीम जो है अभी से उनके लिए प्लान्स बना रही है, लेकिन अगर इस मैच में कोई एक प्लेयर चुपचाप पूरा खेल बदल सकता है तो वो प्लेयर हैं माइकल ओलिसे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने यही किया है। एम्बापे गोल कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप देखेंगे कि अटैक की शुरुआत होती है तो अधिकतर समय वो शुरुआत की है माइकल ओलिसे ने। कभी डिफेंस को ब्रेक कर देने वाला पास, कभी डिफेंडर्स को बीट करके निकाला गया पास, तो कभी ऐसा फैसला जिसने मैच का पूरा मोमेंटम जो है वो तुरंत शिफ्ट कर दिया। जब भी बॉल उनके पैरों में होती है तो फ्रांस का गेम जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अगर यही सिलसिला क्वार्टर फाइनल में भी जारी रहा और वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद गोल्डन बॉल माइकल ओलिसे के हाथ में हो तो हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको ऐसे प्लेयर की कहानी बताने जा रहे हैं जो अभी हैरी केन के साथ बायर्न म्यूनिख का सबसे बड़ा स्टार है, फ्रांस का सबसे बड़ा गेम चेंजर है और शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे अंडररेटेड सुपरस्टार भी है। ये कहानी है माइकल ओलिसे की। 12 दिसंबर 2001 लंदन के व्हाइट सिटी इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था माइकल ओलिसे। पिता नाइजीरियन मूल के ब्रिटिश और माँ फ्रेंच अल्जीरियन, यानी कि अगर वो चाहते तो इंग्लैंड, नाइजीरिया, अल्जीरिया या फिर फ्रांस, इन 4 देशों में से किसी के लिए भी फुटबॉल खेल सकते थे। लेकिन माइकल के दिल में बचपन से ही सिर्फ एक टीम थी और वो टीम थी फ्रांस। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बचपन से जिनेदिन जिदान, थियरी ऑनरी और फ्रैंक रिबेरी को खेलते हुए देखता था। छुट्टियां भी अक्सर मेरी जो है वो फ्रांस में होती थी, इसलिए फ्रांस मेरे लिए सबसे नेचुरल चॉइस थी। और यही वजह थी कि जब इंग्लैंड उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था तब भी उनके फैसले में कोई शक नहीं था। उनका सपना हमेशा लेब्ले यानी कि फ्रांस की जर्सी पहनना था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। माइकल ने बचपन में आर्सेनल, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी जैसी बड़ी एकेडमीज में ट्रेनिंग की, लेकिन सोचिए, जिस प्लेयर को आज दुनिया बैलोन डियोर का दावेदार तक मान रही है, उसे कभी चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी ने रिलीज कर दिया था। कई बच्चे ऐसी जगह से बाहर होने के बाद फुटबॉल ही खेलना जो है वो बंद कर देते हैं। माइकल का भी तब कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो चुका था। बीबीसी के मुताबिक उनकी मां ने रीडिंग क्लब से कहा था कि बेटे का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए उन्हें वक्त चाहिए होगा, क्योंकि तब उनकी बात जो है वो रीडिंग क्लब के साथ चल रही थी। कुछ हफ्तों बाद वो रीडिंग क्लब पहुंचे, वहीं से उनकी जिंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो गई। रीडिंग में भी माइकल ओलिसे बाकी प्लेयर्स जैसे नहीं थे। वो सुबह इतनी जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते थे कि कई बार कार में ही उन्हें सोना होता था और ट्रेनिंग शुरू होने का समय जो है वो बहुत बाद आता था। मैदान पर भी उनका अंदाज जो है वो काफ़ी अलग था। कभी बेवजह वो ड्रिबलिंग नहीं करते थे, कभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते थे। पहले पूरा मैच देखते, पहले ग्राउंड को समझते और फिर जब मैच शुरू होता तो ऐसा पास निकालते कि डिफेंडर्स जो है वो एक दूसरे को देखते रह जाते कि यहाँ से बॉल कैसे निकल गई। उनके पुराने टीममेट जो हैं क्रिस गंटर, उन्होंने एक बार बीबीसी से कहा था कि माइकल ओलिसे की सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्हें हमेशा पता होता था कि स्पेस किस जगह है और उन्हें अटैक कर रहे प्लेयर तक बॉल कैसे पहुंचाना है, ये सबसे बेहतर माइकल ओलिसे ही जानते थे। और यही फुटबॉल आईक्यू आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। 2021 में क्रिस्टल पैलेस ने उन्हें साइन कर लिया। पहली बार माइकल ओलिसे को प्रीमियर लीग में खुद को साबित करने का मौका मिला। शुरुआत में लोग उन्हें सिर्फ एक अच्छा क्रिएटर मानते थे, यानी कि ऐसा प्लेयर जो अपने साथियों के लिए गोल करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्रिएट करें। वो गोल बहुत कम किया करते थे, लेकिन चांसेस इतने ज़्यादा बनाते थे कि हर मैच में फ़र्क नज़र आता था। फिर आया साल 2023। चेल्सी ने एक बार फिर से उन्हें साइन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार माइकल ने सबको चौंका दिया। उन्होंने चेल्सी का ऑफर ठुकरा दिया और क्रिस्टल पैलेस में उन्होंने एक बार फिर से अपना नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया। बहुत लोगों को उस समय ये फैसला जो है वो समझ नहीं आया था, क्योंकि चेल्सी जो है वो उस टाइम पे अच्छे प्लेयर्स जो है अपनी टीम में ला रही थी और चेल्सी वैसे भी एक मशहूर क्लब है। तो फिर लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ पे माइकल ओलिसे ने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। लेकिन माइकल ओलिसे ये बात जानते थे कि उन्हें लगातार मैचेस खेलने हैं, सिर्फ किसी बड़े क्लब की बेंच पर जाकर बैठना नहीं है। और अगले ही सीजन में उन्होंने दिखा दिया कि उनका फैसला जो है कितना सही था। उनको उस सीजन इंजरी भी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने 19 लीग मैचेस में 10 गोल किए और 6 असिस्ट दिए। अब कई बड़े क्लब जो हैं
उन्हें साइन करना चाहते थे। फिर आया साल 2024। बायर्न म्यूनिख ने माइकल ओलिसे को साइन कर लिया और यहीं से उनका खेल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। कोच विंसेंट कंपनी के सिस्टम में उन्हें पूरी आज़ादी मिली। राइट विंग से अंदर आना, बीच में गेम को चेंज करना और ज़रूरत होने पे खुद से शूट कर देना। पहले ही सीज़न में गोल और असिस्ट की उन्होंने बारिश कर दी थी और फिर दूसरे सीज़न में तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने सीज़न ख़त्म किया कुल 26 असिस्ट के साथ। जी हाँ, एक सीज़न में उन्होंने 26 असिस्ट दिए। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें उस वक्त दुनिया का सबसे क्रिएटिव प्लेयर तक बता दिया, यानी कि अभी भी वो दुनिया के सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि माइकल की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी वो कैमरे से दूर रहते हैं, खाली समय में चेस खेलते हैं और गोल करने के बाद भी बहुत कम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और शायद इसलिए किलियन एम्बाप्पे उन्हें प्यार से फ्रांस का प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। यही शानदार फॉर्म लेकर माइकल ओलिसे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचे। पूरी दुनिया की नज़रें, जैसे कि हमने बताया, कि एम्बाप्पे पे थी। उनके अलावा डेम्बेले की बात हो रही थी, रेयान चर्की की बात हो रही थी और देज़री दुए की भी बात हो रही थी। लेकिन कुछ मैचेस के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी प्लेयर की हो रही है तो वो प्लेयर हैं माइकल ओलिसे। वो गोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग हर गोल के लिए मूव की जो शुरुआत है उनके ही पैरों से हो रही है। कभी राइट विंग से, कभी नंबर 10 बन के, यानी कि नंबर 10 वाली पोजीशन पे खेल के, तो कभी मिडफील्ड में आकर। और इसी वजह से अब एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या माइकल ओलिसे दुनिया के अगले सुपरस्टार फुटबॉलर बनने वाले हैं। लेकिन माइकल ओलिसे की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके पासेस या फिर ड्रिबलिंग नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है फुटबॉल को दूसरों से पहले समझ लेना। जब बाकी प्लेयर्स पास देने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब तक माइकल ओलिसे के दिमाग में कई और मूव्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। थियोरी ऑनरी ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर माइकल ओलिसे की तारीफ करते हुए कहा था, ही डजंट प्ले द गेम, ही थिंक्स द गेम। यानी कि ओलिसे जो है वो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो दूसरों से पहले गेम को पढ़ लेते हैं। और ये तारीफ जो है वो कोई आम इंसान नहीं कर रहा था। ये वही प्लेयर थे जिन्होंने खुद वर्ल्ड कप जीता हुआ है और चैंपियंस लीग जीती हुई है और जिन्हें फ्रांस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है। पैट्रिक विएरा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि माइकल आगे चलकर बहुत आराम से बैलोन डोर जीत सकते हैं। और जब फुटबॉल के इतने बड़े नाम किसी प्लेयर की तारीफ करें तो समझ जाइए कि बात सिर्फ वहाँ पे टैलेंट की नहीं है, बात कुछ और ही है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में वही अलग बात जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। सेनेगल के खिलाफ दूसरे हाफ में उन्हें बीच में खेलने की आज़ादी मिली, यानी कि नंबर 10 वाली पोजीशन पे वो खेलने लगे और फ्रांस का पूरा गेम जो है वहाँ पे बदल गया था। फिर इराक के खिलाफ उन्होंने एम्बाप्पे और डेम्बेले के लिए ऐसे पासेस निकाले कि मैच जो है वो कुछ ही मिनटों में फ्रांस के कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद स्वीडन के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में भी सबसे ज़्यादा चर्चा एम्बाप्पे के 2 गोल्स की नहीं बल्कि ओलिसे की हुई थी। उन्होंने एक शानदार ओवरहेड किक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद जो है पोस्ट से टकरा के वापस आ गई थी और डेम्बेले उस टाइम पे चांस मिस कर गए थे। गोल नहीं हुआ, फिर भी पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा होकर ताली बजा रहा था। और तब फॉक्स स्पोर्ट्स पर थियोरी ऑनरी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का जो है वो बाकियों से अलग है। दिलचस्प बात यह है कि माइकल को खुद सुर्खियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पर वो बहुत कम आपको दिखाई देंगे, इंटरव्यूज़ में भी वो आपको बहुत कम नज़र आते हैं। गोल करने के बाद भी वो बहुत मुश्किल से सेलिब्रेट करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनका बचपन भी कुछ ऐसा ही था। स्कूल के कोच कहते हैं कि अगर वो गोल करते थे तो वो सेलिब्रेट करने की बजाय सीधा सेंटर लाइन की तरफ वापस दौड़ जाते थे, यानी कि वो इंतज़ार करते थे कि गेम फिर से शुरू हो जाए। उनके लिए अगली मूव जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती थी, यानी कि वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे गेम जो है वो जल्दी से शुरू हो और वो फिर से एक गोल जो है वो या तो खुद करें या फिर चांसेस क्रिएट करें। खाली समय में वो अक्सर चेस खेलते हैं और कई लोगों का मानना है कि शायद इसी वजह से फुटबॉल के मैदान पर भी वो चेस की तरह सोचते रहते हैं। पहले विरोधी टीम की चाल समझते हैं और फिर ऐसा पास निकालते हैं जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि आज फ्रांस की टीम में एम्बाप्पे जैसे सुपरस्टार होने के बावजूद अगर कई एक्सपर्ट्स देख रहे हैं किसी प्लेयर की तरफ, तो वो प्लेयर जो है वो माइकल ओलिसे ही होते हैं। आज माइकल ओलिसे सिर्फ बायर्न म्यूनिख या फ्रांस के लिए खेलने वाला एक शानदार विंगर नहीं है, बल्कि वो उस नई जनरेशन का चेहरा भी है जो शो ऑफ से ज़्यादा गेम पर भरोसा करती है। और शायद यही वजह है कि आज फ्रांस के मैच में लोग सिर्फ एम्बाप्पे का गोल देखने का इंतज़ार नहीं करते, वो इंतज़ार करते हैं कि माइकल ओलिसे कब अपना अगला मैजिकल पास निकालेंगे।
अगर उनका यही सफ़र जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में दुनिया उन्हें सिर्फ फ्रांस का अगला सुपरस्टार नहीं बल्कि अपनी जनरेशन का सबसे बेहतरीन प्लेमेकर कहेगी। तो ये थी माइकल ओलिसे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग सजेशन देते रहते हैं वो प्लीज़ सजेशन देते रहिएगा कि किस प्लेयर पे अगली स्टोरी जो है वो की जाए। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।